नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास एसएससी घटना चक्कर वाली बुक से, उसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम पूरा गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। तो उत्तर भारत में जितने प्रचलित मंदिर है उनकी जो वास्तुकला की शैली है वो कौन सी है? नागर, ठीक है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली नागर है। ओडिशा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। ओडिशा के जितने मंदिर है ना वो नागर शैली के हैं। इस शैली की एक और आम विशेषता संपूर्ण मंदिर का एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाना है, ठीक है। सारा का सारा मंदिर एक चबूतरे की तरह बना देंगे भाई। और इस तक पहुंचने हेतु सीढ़ियां होती है, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण, इसके अलावा जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना उनका निर्माण कौन सी शैली तो है? द्रविड़ शैली है, ठीक है। नागर तथा दक्षिणी शैली के मिश्रण से बेसर शैली की उत्पत्ति हुई है। नागर और जो द्रविड़ शैली के मिश्रण से है ना एक अलग एक शैली और निकली है, उसका क्या नाम है? बेसर शैली की उत्पत्ति हुई है। बेसर शैली के मंदिर का निर्माण मध्य भारत और कर्नाटक राज्य में किया गया है। आप तो पूछे कि बेसर शैली की जो शैली है उसके जो मंदिर है वो कहाँ पाए जावे, तो वो कर्नाटक राइट आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो गोथिक शैली, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गोथिक शैली एक मध्ययुगीन यूरोपीय स्थापत्य शैली है। बेसर, नागर और द्रविड़ शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली है, ठीक है। गोथिक शैली एक मध्ययुगीन यूरोपीय स्थापत्य शैली है। इसके अलावा जो बेसर, नागर और द्रविड़ शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो कौन से मंदिर है भाई? ऑप्शन नंबर डी शिव मंदिर चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर नटराज मंदिर में कुल 9 गोपुरम है। इन गोपुरम पर मूर्तियां और अनेक प्रकार की चित्रकारी का अंकन है। इस मंदिर में नटराज के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए इसे नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो जो मंदिर है सूर्य मंदिर वो कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। पूरी ओडिशा स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देववर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो कई बार पूछ रहा है कि जो ओडिशा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? ओडिशा में। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, ठीक है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है, ठीक है। तथा अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा भी कहा जाता है। आप तो पूछ रहे कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काला पेगोडा। इस मंदिर में 24 पहियों को 7 सूर्य देवता को रथ में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका, अभी पढ़ाया हमने, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया था। तो ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? आपका ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेसर और कन्नौज के शासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद है ना थानेसर और कन्नौज में अपनी शासन मतलब अपनी राजगद्दी प्राप्त करी थी। किसने? हर्षवर्धन ने। तो राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 7वीं सदी के प्रारंभ होने पर राजा हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी ने
अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया था भाई? नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 13वीं जो भाई 12वीं शताब्दी में रहा, वैसे 12वीं शताब्दी ईस्वी में नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने ओडिशा के पुरी में स्थित सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेसर में शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? तो जो पुष्यभूति था जिन्होंने थानेसर में शासन किया था, वो किस राजवंश के संस्थापक थे भाई? वर्धन वंश के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पुष्यभूति जिन्होंने थानेसर में शासन किया था वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भ्रामराबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में भाई। ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में भ्रामराबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। यह मंदिर शिव व पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी पार्वती के 18 शक्तिपीठों में से एक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश के भास्कर वर्मन ने वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया? तो कहाँ पर किया शासन? कामरूप। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप पर शासन किया। वह अपने वंश का अंतिम महान राजा था। उसके बाद ही उसका वंश भी समाप्त हो गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी? तो जो राजा हर्षवर्धन था उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बनाई थी भाई? थानेसर से कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। अपने भारत यात्रा में के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। तो इस तरह कई क्वेश्चन बने। जो राजश्री है ना, या हर्षवर्धन की बहन थी, इसका जो हस्बैंड था ना, उसकी डेथ कर दी थी ना, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी जो कन्नौज था ना। तो फिर हर्षवर्धन ने और राजश्री ने मिलकर, दोनों ने मिलकर कन्नौज पे शासन किया था। और जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, ठीक है, उसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो ये हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो यह था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो यह था हर्षवर्धन के काल में। अगला क्वेश्चन है भाई, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हर्षवर्धन, हर्ष। ठीक है। आप तो पूछे कि तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ह्वेनसांग। ठीक है। और हर्ष इसका राइट आंसर होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो ये हुआ था हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी
विराजमान हुआ। हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी, हर्ष से पहले जो वर्धन वंश की राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेश्वर। किंतु हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर उसका युद्ध भी हुआ था। तो जो चालुक्य नरेश था ना, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच है ना 634-35 में युद्ध हुआ था, जिसमें जो है ना पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में उल्लिखित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो देखो, फाहियान, मैगस्थनीज, इत्सिंग और ह्वेनसांग, इनमें से सबसे पहले भारत कौन आया था? मैगस्थनीज। दिए गए विदेशी यात्रियों में सर्वप्रथम मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मैगस्थनीज जो है ना सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, जो सेल्यूकस था ना जो, इसने अपनी जो लड़की थी उसकी विवाह कांदरी। तो देखो ये क्वेश्चन था भाई, नीचे दिए गए विकल्पों में से उल्लिखित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो देखो, फाहियान, मैगस्थनीज और इत्सिंग और ह्वेनसांग, इनमें से सबसे पहले भारत कौन आया था? तो कौन आया था? मैगस्थनीज। अब देखो, दिए गए विदेशी यात्रियों में सर्वप्रथम मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। कई बार पेपर में आवे कि भाई इंडिका किसने लिखी, तो इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। जो ये सेल्यूकस निकेटर है ना, इसने अपनी अपनी जो लड़की का ब्याह कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो ये नहीं था भाई अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विकल्प में दिए गए विकल्पों में अलबरूनी के अतिरिक्त अन्य सभी चीनी यात्री हैं। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कई बार पूछ लेगा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे? तो राजा शशांक जो था ना वो कौन से साम्राज्य का था भाई? गौड़। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, गौड़ साम्राज्य के शासक थे। हर्षवर्धन ने गौड़ राजा शशांक द्वारा अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किए जाने के खिलाफ उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। जो ये था ना शशांक, इसने ना हर्षवर्धन के बड़ा भाई था ना जो राज्यवर्धन, उसकी मृत्यु कर दी थी, तो उसका बदला लेने खातिर हर्षवर्धन ने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करी थी। अगला क्वेश्चन है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर डैश को समर्पित किया गया है? तो ये किया गया है शिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हुमा का झुका हुआ मंदिर ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी के किनारे अवस्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था भाई गोपाल। ठीक है, पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया। गोपाल ने लगभग 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे भाई? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल 770 से लेकर 810 ईस्वी ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में
बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो याद रख लेना भाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई आपकी, अभी में भी पढ़ा है, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो ये की थी आपकी धर्मपाल ने भाई। ठीक है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो ये किसने किया था भाई? धर्मपाल ने। पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से लेकर 810 ईस्वी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। 1203 ईस्वी के मध्य में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, फिर 1203 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी था ना, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो ये चली थी भाई 8वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 8वीं सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा जोरों पर थी। नगरीय जीवन के पतन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मुख्यतः भूमि और कृषि पर निर्भर हो गई। भूमि दान के साथ सभी गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी गृहीता को सौंप दी जाती थी। इस भूमिदान के कारण सामंतवाद का विकास हुआ और भारत पर विदेशी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, जबकि विकल्प में उल्लेखित अन्य वंश की राजधानी दक्षिण भारत में थी। चेर वंश की राजधानी क्या है? वंजी। बहुत बार आ रहे हो। चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? वंजी। चोल वंश की राजधानी क्या है? तंजौर। और पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांची। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, एक बार ये और देख लेते हैं। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो किसकी नहीं थी दक्षिण भारत में? पाल वंश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो ये की थी तोमर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो ये थे भाई सोमेश्वर चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उसके पिता क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। कथाओं में उसे राय पिथौरा कहा जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है भैया। सोमेश्वर चौहान के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, उसका पुत्र था जो था ना पृथ्वीराज चौहान वंश का। देखो, सोमेश्वर चौहान के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज को ही पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। कथा में उसे राय पिथौरा भी किसका नाम है? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, प्रसिद्ध कवि चंद्र बरदाई उसकी राजसभा में निवास करता था। ये कई बार आकर पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की थी। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई, जो है ना पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया? वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो जो पृथ्वीराज चौहान है उसने किसके साथ विवाह किया था?
सहयोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद की पुत्री सहयोगिता से विवाह किया था। जो यो था ना पृथ्वीराज चौहान, और जो गढ़वाल वंश का एक शासक था जयचंद, जयचंद की बेटी का नाम था सहयोगिता, से विवाह किया था। इस विवाह के पश्चात दोनों राज्यों के बीच संबंध अत्यधिक शत्रुपूर्ण हो गए थे भाई। अगला क्वेश्चन है, यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो ये थे गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव कौन से वंश के थे ये? गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक थे। गढ़वाल लेखों में इस वंश को अति पूर्वज का नाम गढ़वाल लेखों में इस वंश के आदि पूर्वज का नाम यशो विग्रह मिलता है। यशो विग्रह का उत्तराधिकारी महीचंद्र था। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। लेखों में उसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम परमेश्वर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने करी थी? उसकी स्थापना दंती दुर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग या देखो, राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? दंती वर्मन कह लो या दंती दुर्ग, एक ही बात है ये भाई। जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत को बनाया था। पूछा गया ये क्वेश्चन। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है उसकी राजधानी कौन सी थी? दंती दुर्ग ने उसकी जो राजधानी बनाई थी वो मान्यखेत कह लो या मालखेत। ठीक है, इन दोनों में मतलब एक ही है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महीर भोज शासक थे, तो ये प्रतिहार शासक थे। महीर भोज 836 से लेकर 885 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान और प्रतापी शासक थे। वैष्णव धर्मानुयायी भोज ने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियों धारण की थी। देखो ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। महीर भोज शासक थे, तो ये किसके शासक थे? प्रतिहार शासक थे महीर भोज 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इसका काल रहा भाई, शासनकाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान और प्रतापी शासक थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के। वैष्णव धर्मानुयायी भोज ने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, वैष्णव धर्मानुयायी था यो, और इसने ना आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के दर्रम सिक्के पर भी अंकित है। अगला क्वेश्चन है, डैश शासकों ने खुजरो में एक धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? तो ये किसने करी थी भाई? चंदेल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चंदेल शासकों ने खुजरो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। खुजराहो में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर और जैन मंदिर है। प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर खुजराहो में स्थित है। ठीक है, पूछ सका यो भी कि प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये खुजराहो में स्थित है भाई यो भी। तो भाई देखो, ये था भाई आपका गुप्त उत्तर काल। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, वीडियो बढ़िया लग गया है तो शेयर कर दियो। जय हिंद।